नमस्कार, मैं डॉक्टर ए तारानंद, सहायक प्राध्यापक, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम शिक्षा और संस्कृति के विषय में जानने की प्रयास करेंगे। वैसे संस्कृति के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। संस्कृति वर्ड्स को हम आज डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली संस्कृति होती क्या है। तो ये संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समय का स्वरूप का नाम है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। संस्कृति मानव जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होती है। कुछ नियम, विधान जो व्यक्ति के वास्तविक संबंधों एवं व्यवहारों एवं क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देशित करता है एवं दैनिक जीवन में उसके प्रयोग के लिए हमें उत्साहित करता है। कहा जाता है कि मानव की विचार शक्ति ही उसके मूल्य एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह एक विरासत का अंग होता है। संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण बोलचाल में संस्कृति का अर्थ सुंदर, परिष्कृत, रुचिकर या कल्याणकारी व्यवहार या गुणों से लिया जाता है, परंतु यह संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा नहीं है। समाजशास्त्र में संस्कृति की निश्चित परिभाषा की जाती है। टायलर महोदय कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्यों द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदर्श शामिल है। आगे हम देखते हैं, रेडफील्ड महोदय कहते हैं कि संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। जोसेफ पीटर कहते हैं कि संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुओं और उन उपहारों तथा गुणों का सार है जो मनुष्य से संबंध रखते हुए भी उनकी आवश्यकताओं के तत्कालिक क्षेत्र से परे है। यहाँ हमने कुछ परिभाषाओं को जाना। अब आगे देते हैं कि संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है। संस्कृति में क्या क्या चीजें शामिल होती है। संस्कृति में मनुष्य निर्मित वस्तुएं शामिलित होती है, जिसमें मनुष्य संशोधन कर सकता है। नए तत्वों के समावेश से संस्कृति की जटिलता के गुण बढ़ते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से संचालित होती रहती है। संस्कृति केवल मानव समाजों में पाई जाती है, अर्थात संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मानव की ही भूमिका होती है। यह एनिमल्स में नहीं पाई जाती। आगे हम देखते हैं संस्कृति की प्रकृति। संस्कृति की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि संस्कृति सीखे हुए गुण है। संस्कृति जन्मजात नहीं है। समाजीकरण के द्वारा सीखे हुए गुण, आदतें तथा विचार आदि ही संस्कृति कहलाती है। मनुष्य में प्रतीकात्मक संचार की योग्यता होने के कारण यह संस्कृति व्यवहार को ग्रहण कर लेती है। संस्कृति संचारशील है। इस प्रकार संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचार होता है। इससे संस्कृति में बराबर वृद्धि होती रहती है। संचार के कारण नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के अनुभवों से लाभ उठाती है। इस प्रकार संस्कृति अर्धस्थायी हो जाती है और किसी व्यक्ति या समूह के रहने से उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, संस्कृति व्यक्तिक नहीं बल्कि सामाजिक है। संस्कृति के संवर्धन और संचार में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ भाग लेता है, परंतु संस्कृति व्यक्तिक न होकर सामाजिक है। उसके समूह के सदस्यों के सामान्य अपेक्षाएं शामिल होती है। समूह से बाहर रहकर व्यक्ति संस्कृति की सृष्टि नहीं कर सकता। संस्कृति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति में व्यवहार के वे आदर्श प्रतिमान या आदर्श नियम सम्मिलित है जिनके अनुसार समाज के सदस्य आचरण करने की चेष्टा करते हैं। इन आदर्श नियमों तथा प्रतिमानों के समाज स्वीकार करता है। संस्कृति कुछ आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति मनुष्य में उन नैतिक या सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है जो स्वयं साध्य है। संस्कृति में समूह आदर्श सम्मिलित है। आदर्श उन्हीं कामों की पद्धति है जिनके कुछ न कुछ आवश्यकताएं पूरी होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा किए जाए बिना संस्कृति
का जीवित रहना असंभव है। संस्कृति का जो सामाजिक नहीं होता वह गायब हो जाता है। संस्कृति में अपेक्षाओं की योग्यता होती है। संस्कृति बराबर बदलती रहती है और इस परिवर्तन से बाहर शक्तियों से उसका उपयोजन होता रहता है, परंतु विकसित होने पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव घटता जाता है। इसके अलावा संस्कृति के विभिन्न अंगों का भी विकास होता रहता है और उसमें आंतरिक उपायोजन की जरूरत पड़ती है। संस्कृति में एकीभूत होने के गुण हैं। संस्कृति में एक क्रम और एक संगठन होता है। उसके भिन्न भिन्न भाग आपस में एकीभूत रहते हैं। जो भी नया तत्व आता है वह भी उनमें मिल जाता है। जिन संस्कृतियों पर बाहरी प्रभाव पड़ता है वे अधिक विजातीय होती है, परंतु सभी संस्कृतियों में कुछ ना कुछ एक रूपता की प्रवृत्ति अवश्य दिखाई पड़ती है। इस प्रकार संस्कृति सामाजिक आदर्शात्मक और सीखी हुई होती है तथा मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। उसमें संचार, उपायोजन तथा एकभूतता के गुण होते हैं। वह मनुष्य का विशेष गुण है, उसकी सामाजिक विरासत है, उसकी श्रेष्ठता का सबूत है। इस प्रकार हमने संस्कृति की विशेषता को जाना। अब हम देखते हैं संस्कृति के प्रकार। तो समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के दो प्रकार माने हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में भौतिक या अधिक वस्तुएं आती है जो कि मनुष्य के व्यवहार में आती है, जैसे रहने के मकान, घरों का सामान, विविध प्रकार के उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन, आवागमन के साधन, ये सारे भौतिक वस्तुएं हैं। अभौतिक वस्तुएं में उन्हें शामिल किया जाता है जैसे समाज के विभिन्न रीति रिवाज, रुचियाँ, रूढ़ियाँ, विधियाँ, कलाएं, ज्ञान और धर्म आदि। हमने प्रकारों को जाना संस्कृति के। अब संस्कृति और शिक्षा क्या है इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक को उसकी सामाजिक विरासत, उसकी संस्कृति प्रदान करना है। प्रत्येक मानव समूह में हजारों सालों के विकास के परिणाम स्वरूप संस्कृति के विभिन्न अंगों का विकास होता है। यह संस्कृति प्रत्येक पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को सौंप दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है। इस सांस्कृतिक विरासत से उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के निश्चित प्रतिमान प्राप्त होते हैं और वे मूल्य भी कहलाते हैं। उसे हर समय नए सिरे से प्रयोग नहीं करने पड़ते। अस्तु संस्कृति का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। इस महत्व के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य को क्या लाभ होता है। तो यहाँ हम संस्कृति के कार्य अथवा योगदान में देखेंगे कि शिक्षा में संस्कृति किस प्रकार अपना कार्य करती है या अपना रोल प्ले करती है। प्राकृतिक परिवेश से समायोजन, इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य कहीं किसी न किसी प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश से समायोजन करने के बिना उनके जीवन नहीं चल सकता। परिवेश से समायोजन करने की प्रतिक्रिया में वे जो नए नए आविष्कार करते हैं वे संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानव समूहों में संस्कृति का अंतर हो जाता है। इसी आधार पर आदिम और विकसित संस्कृति में अंतर किया जा सकता है। भारतवर्ष में विभिन्न जनजातियों के सदस्यों अपने प्राकृतिक परिवेश से समायोजित करते हैं। व्यवहार और भिन्न भिन्न व्यवहार करने और उनके व्यवहार जनजातियों द्वारा नई पीढ़ी को सिखाई जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक परिवेश से समायोजन, संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं और चालू व्यवहार प्रतिमान सम्मिलित होते हैं। उसमें हमारे विश्वास और विचार, नियम और मूल्य तथा सामाजिक संस्थाएं निहित है। इन सबसे व्यक्तियों को सामाजिक परिवेश से समायोजन करने में सहायता मिलती है। वास्तव में सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के साथ साथ इन सब में भी परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति से ही सामाजिक नियंत्रण के प्रतिमान निश्चित होते हैं
और इन प्रतिमानों से व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। अस्तु बालक को समूह की संस्कृति की शिक्षा देने से वह समूह की परंपराओं, रीति रिवाजों, मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों से परिचित हो जाता है। इससे उसे सामाजिक परिवेश से समायोजन करने में आसानी होती है और उसका समाजीकरण होता है। आगे हम देखते हैं व्यक्ति का विकास। व्यक्ति के विकास में शिक्षा और संस्कृति किस प्रकार अपना रोल प्ले करती है। व्यक्ति मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों से स्पष्ट होता है। मानव शास्त्रियों में अनेक अध्यायों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न भिन्न संस्कृति में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न भिन्न समाजों में मूल्य व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। कहीं पर मनुष्य अधिक आक्रामक होते हैं तो अन्य समाज में उनमें समर्पण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। भारतीय मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं समाजीकरण में संस्कृति पर शिक्षा का किस प्रकार से कार्य होता है। समाजीकरण समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भिन्न भिन्न समाजों में व्यक्ति के समाजीकरण की मात्रा और दिशाओं में भेद पाया जाता है। हर एक समाज का एक अपना एथिक्स होता है जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। राल्फ लिंटन महोदय कहते हैं कि व्यक्ति 3 प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। सबसे पहले वह सार्वभौमिक रूप से संस्कृति के भाग लेता है, अर्थात उन आदतों, विश्वासों और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को अपनाता है जिन्हें समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। दूसरे व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेते हैं, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को ग्रहण करता है जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था अथवा विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तीसरे व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को अपनाता है जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों के भाग लेने वैकल्पिक रूप से मनुष्यों में व्यक्तियों के अंतर देखा जा सकता है। जॉर्ज एच मिंड महोदय कहते हैं कि संस्कृति को अपनाने में मनुष्य के अहम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है जो कि वास्तव में शिक्षा की अवस्थाएं कही जा सकती है। पहली अवस्था के व्यक्ति अपने चारों ओर के व्यक्तियों को अनजाने ही अनुकरण करता है, दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, हंसता है अथवा अन्य कार्य करता है। इस प्रकार बाल्यावस्था में मनुष्य अनुकरण के द्वारा समूह की संस्कृति को ग्रहण करता है। दूसरी अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के खेल द्वारा समाज के भिन्न भिन्न सदस्यों के कार्यों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार के खेल से उनके व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के गुणों का समावेश होता है। संस्कृति ग्रहण करने की तीसरी अवस्था खेल है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार पर संयम करना सीखता है। खेल की सामाजिक परिस्थितियों में मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता और उसे समूह की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। अस्तु क्रमशः वह समूह के आदर्शों, सिद्ध मान्यताओं और विश्वासों को अपनाने लगता है। इस प्रकार के व्यक्ति को ही सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं परिवार में संस्कृति की शिक्षा। बालक की सांस्कृतिक शिक्षा सबसे पहले परिवार में प्रारंभ होती है। परिवार में ही वह सबसे पहले लिंटन के द्वारा बताए गए प्रकारों से संस्कृति में भाग लेता है। परिवार में ही वह पीछे भीड़ के द्वारा बताई गई संस्कृति ग्रहण की आवश्यकताओं से गुजरता है।
परिवार में माता पिता तथा अन्य संबंधी बालक को संस्कृति के विभिन्न उपकरण जैसे रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों, विश्वासों आदि की शिक्षा देते हैं। परिवार में ही वह पहले उचित अनुचित और में अंतर करना सीखता है। परिवार में विभिन्न प्रकार के संस्कारों के द्वारा उसको सुसंस्कृत बनाया जाता है। हिंदू समाज में बालक को सुसंस्कृत बनाने के लिए अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। अन्य संस्कृतियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है। परिवार में ही व्यक्ति नैतिक मूल्यों और धार्मिक व्यवहार के प्रतिमानों को सीखता है। परिवार में उसे शिष्टाचार सिखाया जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों देखा देखी वह अपने से छोटे बड़े और बराबर के व्यक्तियों से व्यवहार करने के तरीके सीखता है। प्रत्येक देश की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों पर उनके बाल्यावस्था में परिवार का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। परिवार में संस्कृति की शिक्षा कुछ तो अचेतन अनुकरण के द्वारा होती है और बहुत कुछ वयस्क संबंधियों द्वारा दी गई प्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में होती है। आगे हम देखते हैं विद्यालय में संस्कृति की शिक्षा। विद्यालय में संस्कृति की शिक्षा आज कल अन्य कार्यों के समान संस्कृति की शिक्षा देने का कार्य भी परिवार से अधिक विद्यालय में ही होता है। भिन्न भिन्न देशों में विद्यालयों में देश की संस्कृति के अनुरूप बालकों को शिक्षा दी जाती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उनको समूह के विचारों, आदर्शों और मूल्यों आदि से परिचित कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम के द्वारा उन्हें संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जाती है। इन पाठ्येतर क्रम कार्यक्रमों में नाना प्रकार के खेलों, नाटकों, सामूहिक गान और नृत्य, वाद विवाद, प्रतियोगिताओं, देश विदेश का भ्रमण आदि के द्वारा बालकों को समूह की संस्कृति से परिचित कराया जाता है। यूँ तो प्रत्येक समाज में परिवार और विद्यालय नई पीढ़ी को समाज की सामान्य की संस्कृति सिखाते हैं, किंतु किसी भी समाज में विभिन्न वर्गों और स्तरों के व्यक्तियों की संस्कृति में न्यूनाधिक अंतर देखा जाता है। अस्तु बालक को न केवल समाज की सामान्य संस्कृति बल्कि उसके विशेष वर्ग और सामाजिक आर्थिक स्तर की विशेष संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार संस्कृति की शिक्षा में वृहद संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ उप संस्कृतियों की शिक्षा भी आवश्यक होती है। संस्कृति की शिक्षा से जैसे कि पीछे बताया जा चुका है कि व्यक्ति को अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से समायोजन ग्रहण करने में सहायता मिलती है। इससे बालक का सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण होता है। वह दूसरों से व्यवहार करना सीखता है। इससे उसे जीविकोपार्जन करने तथा जीवन में आवश्यक अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इससे वह सामाजिक संस्थाओं को अपनाता है और उनके अनुकरण व्यवहार करता है और इससे उसे जीवन में प्रत्येक अवसर पर व्यवहार के स्पष्ट प्रतिमान मिल जाते हैं। इससे यह समाज का उत्तरदायी सदस्य बनता है। आगे हम देखेंगे अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की शिक्षा। संस्कृति की शिक्षा में जहाँ प्रत्येक बालक को उसके समूह की विशिष्ट संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए, वहाँ साथ ही अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा न होने पर भी विभिन्न संस्कृति के सदस्य एक दूसरे से सांस्कृतिक अंतर के कारण अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को पिछड़ा हुआ समझ बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परस्पर तनाव बढ़ता है, जो कभी कभी हिंसात्मक व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। भारतवर्ष में सांप्रदायिक वर्गों के मूल में एक कारण यह भी है। अस्तु किसी भी समाज में संगठन कायम रखने के लिए अथवा विश्व के विभिन्न समाजों में परस्पर तनाव दूर रखने के लिए यह आवश्यक है कि संसार में सब कहीं बालकों को अपनी संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ अन्य संस्कृति की भी शिक्षा दी जाए। आगे हम देखेंगे संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए शिक्षा।
स्वाभाविक शक्तियों का विकास। बालक जन्म से ही अनेक प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों को लेकर उत्पन्न होता है। शरीर की वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क की भी वृद्धि होती है, किंतु जन्मजात शक्तियों के विकास के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। कहा जाता है कि यदि मस्तिष्क को इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उसकी शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। अस्तु शिक्षा का सबसे पहला काम भिन्न भिन्न प्रकार की उत्तेजनाएं और अवसर उपस्थित करके बालक की विभिन्न जन्मजात शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का समुचित विकास करना है। इसलिए शिशु शिक्षा की विधियों में सबसे पहले शिशु के सामने विभिन्न प्रकार के उपकरण उपस्थित करके उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है। यह ज्ञानेंद्रिय शिक्षा कहलाती है। इसके अतिरिक्त बालक के सामने नाना प्रकार के समस्याएं उत्पन्न करके उसके विभिन्न चिंतन शक्तियों का विकास किया जाता है। विभिन्न कलाओं के माध्यम से बालक की कल्पना शक्तियों को विकसित किया जाता है। बालक का ध्यान आकर्षित करने की अनेक विधियों से उसे अवधान का प्रयोग सिखाया जाता है। नाना प्रकार के कार्यों को करने का अवसर देकर उसे सीखने की विभिन्न विधियों को सिखाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से भी बालक को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का समुचित प्रयोग करना सिखाया जाता है, जैसे खाने पीने, सोने, जागने, उठने बैठने, चलने फिरने तथा जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्रियाएं बालकों को परिवार में ही सिखाई जाती है। यह सब बालक की प्रारंभिक शिक्षा के अंग होते हैं। आगे देखते हैं चरित्र निर्माण। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के चरित्र की नींव उसके जीवन प्रथम कुछ वर्षों में ही पड़ जाती है। शैशवावस्था में बालक के मन पर आकार व्यवहार के विषय में जो संस्कार पड़ जाते हैं, ये ही आगे चलकर उसके चरित्र के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। चरित्र का मानव जीवन में कितना महत्व है, यह बतलाने का विषय नहीं है और चरित्र निर्माण शिक्षा के माध्यम से होता है। यह शिक्षा अधिकतर अनौपचारिक होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक का चरित्र निर्माण उपदेशों में इतना अधिक नहीं होता जितना कि परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, समूह आदि में उसके सामने उपस्थित होने वाले उदाहरणों के द्वारा होता है। चरित्र में विभिन्न स्थायी भावों का संगठन होता है। इस संगठन का केंद्र आत्मसम्मान का स्थायी भाव है। बालक में आत्मसम्मान का स्थायी भाव उत्पन्न करना उसके माता पिता और शिक्षकों का कार्य है। एक बार इसके बन जाने पर फिर वह स्वयं आत्मविकास के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। नैतिक चरित्र के विकास के लिए तो शिक्षा अत्यंत आवश्यक है ही, क्योंकि बालक को प्रत्येक स्वभाव से ही उसके उचित अनुचित की तमीज नहीं होती। इनमें अंतर उसे वयस्क व्यक्तियों द्वारा सिखाया जाता है। सामाजिकरण नैतिक चरित्र के विकास में एक मुख्य कारक है। इसके अतिरिक्त कथन, कहानियां, उदाहरणों तथा सामाजिक जीवन की शिक्षा के द्वारा बालक में नैतिक चरित्र का विकास किया जाता है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा का मुख्य कार्य माना है। हर्बर्ट के शब्दों में अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। बालक अपने चारों ओर के परिवेश में विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों से समायोजित करने में व्यवहार के कौन से प्रतिमान अपनाता है, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है। व्यक्तित्व के विकास से ही व्यक्तिकता का विकास होता है, जो कि प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण है। यो तो व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ अनौपचारिक साधनों जैसे परिवार, पास पड़ोस, काम करने की परिस्थितियां आदि के माध्यम से होता है, किंतु शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास माना है। विद्यालयों में बालक को नाना प्रकार के कार्यों को करने का अवसर देकर उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास में खेलों का विशेष महत्व है। खेलों में बालक के सामने जो नई नई परिस्थितियां आती है,
उनका मुकाबला करने से उसका व्यक्तित्व समृद्ध होता है। विद्यालय के सामुदायिक जीवन में व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू का विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक नियंत्रण के साधनों तथा संस्कृति का विशेष महत्व है। इसलिए भिन्न भिन्न समाजों और संस्कृतियों से आए व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अंतर देखा जा सकता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास पर सबसे पहला और स्थायी प्रभाव उसके परिवार का होता है। परिवार में जन्म क्रम, भाई बहनों में बालक का स्थान, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, बालक के प्रति माता पिता का व्यवहार, माता पिता का परस्पर व्यवहार, माता पिता के व्यवसाय आदि अनेक बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं वयस्क जीवन की तैयारी। शिक्षा का एक उद्देश्य जीविकोपार्जन माना जाता है। आधुनिक काल में आर्थिक परिस्थितियों इतनी जटिल हो गई है कि समुचित शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन का कार्य भली प्रकार से नहीं कर सकता। पहले जब कृषि प्रधान देशों में कार्यों का इतना विशिष्टीकरण नहीं हुआ था, तो वयस्क जीवन के लिए शिक्षा की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती थी। किंतु आज विभिन्न आर्थिक कार्यों का विशिष्टीकरण और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति के कारण बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। अब आगे हम देखेंगे कि समाज सुधार को प्रोत्साहन, है ना, संस्कृतियों के द्वारा समाज सुधार को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य में समीक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है और वह प्रत्येक बात को ज्यों का त्यों न मानकर उसकी समीक्षा करता है तथा यदि उसमें कोई दोष पाता है तो उसके रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज सुधार आंदोलनों का मूलाधार रही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होने पर पश्चिम की अनेक प्रवृत्तियां जैसे व्यक्तिवाद, विवेकवाद आदि का विस्तार हुआ है और पढ़े लिखे लोगों ने प्राचीन भारतीय परंपराओं और संस्थाओं की समीक्षा की। इसे देश में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी तथा अन्य अनेक संस्थाओं ने समाज सुधार आंदोलन उठाए। इन आंदोलनों के पीछे जिन महापुरुषों का हाथ था वे उच्च शिक्षा प्राप्त महान विचारक थे। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से समाज के विभिन्न अंगों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण की विधियां आदि का बराबर समीक्षा होती रही है और उनमें बराबर सुधार की मांग उठाई जाती रही है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय भावना का विकास। मानव समाज के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्र का सर्वांगीण विकास आवश्यक है और यह शिक्षा के समुचित प्रसार के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से पिछड़े हुए देशों में शिक्षा की प्रगति के विशेष प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। इससे देशवासी राष्ट्र की प्रगति में सब प्रकार से योगदान देते हैं। राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप शिक्षा योजना बनाने के लिए सब कई राष्ट्रीय शिक्षा योजनाएं प्रस्तुत की जाती है। आगे देखते हैं अवकाश बिताना। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य अवकाश के समय का सदुपयोग है। अवकाश के समय को शिक्षाप्रद कामों में लगाना स्वयं में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर शिक्षा भी अवकाश के सदुपयोग का पाठ पढ़ाती है। शिक्षित व्यक्ति पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, विभिन्न प्रकार की कलाओं, संसाधनों आदि के द्वारा अपने समय का अधिक अच्छा उपयोग कर पाते हैं। उनके परस्पर विचार विमर्श और बातचीत तथा गपशप का मापदंड भी अशिक्षित व्यक्तियों को ऊंचा उठाना होता है। शिक्षा उनमें तरह तरह के शौक उत्पन्न करती है जिनको वे अवकाश के समय में पूरा करते हैं। अंतर सांस्कृतिक अवबोध बढ़ाना। नेक्स्ट है जिन देशों में अनेक सांस्कृतिक समूह पाए जाते हैं वहाँ शिक्षा अंतर सांस्कृतिक अवबोध बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इससे विभिन्न संस्कृति के अनुप्रयोगों को एक दूसरे को समझने में सहायता मिलती है और राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। आज संसार में अनेक संस्कृतियां पाई जाती है। जब तक शिक्षा के द्वारा इनके अनुयायियों
में परस्पर मेल जोल और सद्भावना उत्पन्न नहीं की जाती, तब तक विश्व का आदर्श पूरा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, भावनात्मक एकता बढ़ाना। आधुनिक काल के देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद आदि संकीर्ण प्रवृत्तियों के कारण विघटनकारी शक्तियां कार्य कर रही है। देश को इस विघटन से बचाने के लिए नर नारियों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करना आवश्यक है, जिससे लोग अपने को एक ही राष्ट्र के सदस्य माने और राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कार्य करें। और भावनात्मक एकता के विकास का यह कार्य शिक्षा के द्वारा संपन्न हो सकता है। इस विश्व में अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे देखेंगे हम सामुदायिक रुचियों और परंपराओं को बनाए रखना। संपूर्ण देश में शिक्षा योजना लागू करने का मुख्य प्रयोजन सभी नागरिकों में रुचियों और परंपराओं की एकता बनाए रखना है। भारत के प्रसंग में यह बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनेक प्रजातियों और धर्मों के लोग पाए जाते हैं। यह कार्य शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था तथा नाना प्रकार के पाठ्यक्रमोत्तर कार्यक्रम के द्वारा संपन्न किया जाता है। हमने शिक्षा और संस्कृति को संक्षेप में जाना। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।